पिछले कुछ टाइम में काफी अजीब चीजें हो रही है। एक और यूएस में कई सारे बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने वहां पर डिपॉजिट्स रखे थे वो वहां पर फंस गए। वहीं दूसरी ओर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 1.5 साल में 0% रिटर्न दिया है। ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर इस दुविधा में हैं कि ऐसे टाइम पीरियड में कहां पर इन्वेस्ट करें। क्या अभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं? जवाब है हाँ, और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 2020 के लॉकडाउन के बाद कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में आए हैं, स्टॉक मार्केट के रिसेंट परफॉर्मेंस के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो करके सबको इसके बारे में बताऊं, साथ ही ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बताऊं जो सभी को पता होने जरूरी है, ताकि ऐसे स्लो डाउन के टाइम में भी उनका पोर्टफोलियो बेटर दिखे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी बैंक पर जो डिपेंडेंसी है उसे काफी हद तक कम कर सकती है, और उसे भी आपकी जो सेविंग है जहां पर आप रखते हो उसे भी आप बेटर तरीके से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो आप पर उसका ज्यादा इंपैक्ट ना हो। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट ने पिछले 1.5 साल में 0% रिटर्न दिया है, ये बात सच है, लेकिन स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे ही परफॉर्म करता है। अगर हम पिछले 20-25 साल की बात करें तो उसमें स्टॉक मार्केट ने लगभग ऑन एन एवरेज 13-13.5% की रिटर्न दिए। तो जनवरी 2020 से जनवरी 2022 इस दौरान मार्केट ने 50% का रिटर्न दिया है, सेंसेक्स और निफ्टी ने। लेकिन देखिए, स्टॉक मार्केट का तो ये नेचर ही है कि हमेशा ऐसे नहीं चलता है, इसमें अप डाउन चलते रहते हैं। अगर आप 2007 से 2010 का टाइम पीरियड देखें तो इन 3 सालों में भी स्टॉक मार्केट ने 0% रिटर्न ही दिए थे, लेकिन फिर भी कंपाउंडेड सालाना अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 13-13.5% के रिटर्न सेंसेक्स निफ्टी ने दिए हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है तो पोर्टफोलियो अगर रेड में दिखने लगता है या फिर मूवमेंट नहीं करता तो हम बड़े नाराज हो जाते हैं। और इसी तरह के सिचुएशंस को मैनेज करना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको ऐसे स्लो डाउन के टाइम में भी कुछ पोर्टफोलियो को बेटर रखने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी इस तरह से मार्केट में स्लो डाउन आता है या फिर कई बार ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है। ये ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है कि ऐसा कोई इवेंट जो पहले कभी नहीं हुआ है, जैसे कि 2020 में जो कोरोना वायरस आया वो उससे पहले कभी नहीं आया था। तो वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आ गया। फॉल इतना था मार्च 2020 में कि सेंसेक्स निफ्टी में लोअर सर्किट लगने लगे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को ये नहीं पता था कि ऐसे टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना है। कई सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ऑलरेडी उनका पैसा एक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो नया पैसा तो है नहीं इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए, और ऐसे में वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और सेम चीज अभी भी ऑब्जर्व की जा रही है कि मार्केट में काफी स्लो डाउन है, कई सारे स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा पहले ही एक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आप में से 80-90% लोगों के साथ तो हो रही है फिलहाल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी। मैं आपको समझाता हूँ ये स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखिए, इसमें आप रिटर्न्स के लिए अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इसमें आप अलग अलग एसेट में इसलिए इन्वेस्ट करते हो ताकि जब एक्विटीज में डीप आए, एक्विटीज में ऐसा कोई इवेंट आए कि मार्केट में फॉल हो रहा है, तो उसे टैप करने के लिए आप बाकी एसेट क्लास से पैसे उठा के एक्विटीज में डाल सको, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको। क्योंकि जनरली हमारा सारा पैसा इक्विटी में होता है, तो जब डाउनफॉल आता है तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं होता है। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में आप डेट रख सकते हैं थोड़ा बहुत, और उस डेट का पैसा जो है जैसे ही स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आ जाए उसका पैसा उठा के इक्विटी में डालना है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि 1 साल से पहले आप इसे बेचते हैं डेट को, तो शॉर्ट टर्म में डेट जो है उसमें आपको आपकी जो टैक्स लाइफ है उसके अनुसार टैक्सेस लगते हैं। वही डेट म्यूचुअल फंड को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो रिसेंटली अभी कुछ चेंजेस आए हैं डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में भी अभी टैक्स लैब के अनुसार ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि पहले 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ था। लेकिन ये जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम है उसे आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे ऐसे फंड हैं जिन्हें मल्टी एसेट फंड कहा जाता है। ये जो फंड्स है इनको ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बिकॉज कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट को कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। तो इसीलिए अगर कोई म्यूचुअल फंड सेम चीज करता है, यानी अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों रखता है, और बाद में जब मार्केट में डाउनफॉल आ जाए तो डेट का पैसा इक्विटी में डालता है, तो उन्हें उस डेट को बेचने पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज बड़ी एफिशिएंटली होती है। इसीलिए जहां पर आप देखेंगे कि बाकी इक्विटी फंड 0% या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, उसी दौरान ये जो मल्टी एसेट फंड है जो कि फिलहाल कई सारी एएमसीज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि SBI है, ICICI है, HDFC है, वो सारे पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। तो शुरुआत में इन्वेस्ट करते टाइम ये लोग अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया। ज़्यादातर प्रोपोर्शन तो इक्विटी का होता है, लेकिन फिर जैसे ही स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखने मिलता है, ये लोग वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पर डाल देते हैं और कम कॉस्ट पर इक्विटीज खरीद लेते हैं। और इसीलिए जब आपके बाकी जो पोर्टफोलियो है वो निगेटिव में या फिर डल से दिख रहे होते, तभी ये जो चीज़ें हैं वो आपको बेटर तरीके से दिखती हैं। ये अगर आप पर्सनली भी करते हैं तो भी आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर आप फंड्स के जरिए करते हैं तो भी आपको बेटर रिटर्न्स ही दिखेंगे। बस फर्क रहेगा टैक्सेशन का। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि पिछले 15 सालों का अगर हम देखें
तो यहाँ पर आप इक्विटी रिटर्न्स, फिक्स इनकम के रिटर्न्स और गोल्ड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो किसी साल इक्विटी आउट परफॉर्म करती है, तो किसी साल फिक्स्ड इनकम, तो किसी साल गोल्ड। जैसे कि 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट में काफी डाउन टर्न चल रहा था, उसी दौरान गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। अब हालांकि कई बार जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है तो ऐसे में गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये पता करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन सा एसेट कौन सी ईयर में आउट परफॉर्म करेगा, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होना बड़ा जरूरी है। ऑफ कोर्स अगर हम यंग हैं तो हमारा ज़्यादातर वेटेज इक्विटी में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन बाकी एसेट क्लासेस में भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें इस मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी की मदद से मिल जाता है। अब आपका इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो इससे काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। अब जो दूसरी प्रॉब्लम चल रही है वो है बैंक क्राइसिस की, कि कई सारे बैंक का क्राइसिस चल रहा है और इंडिया में कहने की एक अमाउंट है जो आपको फिक्स मिलती है अगर बैंक कोलैप्स भी हो जाए तो। मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी नेशनलाइज बैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी 5 लाख तक की अमाउंट जो है वो सिक्योर्ड होती है, लेकिन आपकी जो सेविंग है वो कहीं एक ही जगह पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी एक तरह से डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कि आपके पास कुछ समय के लिए पैसा रखा है, कब उसकी जरूरत पड़ेगी ये आपको पता नहीं है और वो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो थोड़ा उसे भी डाइवर्सिफाई करने के लिए आप ओवरनाइट फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब इस ओवरनाइट फंड की खासियत ये है कि ये 100% सेफ है, क्योंकि मैंडेट के अनुसार इन्हें अपना सारा पैसा ट्रेजरी बिल्स में ही इन्वेस्ट करना होता है। अब ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उन्हें ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो वर्चुअली इट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट, इसलिए रिस्क यहाँ पर कुछ नहीं होता और कई बार ये सेविंग अकाउंट से आपको बेटर रिटर्न्स देता है और डेली बेसिस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहता है। वही अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप बॉन्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं, गिल्ड फंड को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो चीजें हैं बॉन्ड मार्केट इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट। तो अभी मुझे पता नहीं कि आप में से एग्जैक्टली कितने लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सारी चीज़ें जानने के लिए कि डेट में अगर हमें अपना फंड्स रखना है तो किस कौन कौन सी डेट कैटेगरीज हैं और कब और कैसे आप उन अलग अलग कैटेगरीज को टैप कर सकते हैं, या तो अपनी इस मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में यूज़ करने के लिए या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो उसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि डेट में किस किस कैटेगरी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप पता करना चाहते हैं, और फिर उसके बारे में मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं पूरी तरह से डेट के बारे में बात करूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सारे मल्टी एसेट फंड का एनालिसिस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बढ़िया मल्टी एसेट फंड कौन सा लगता है। साथ ही ओवरनाइट फंड का भी आप एनालिसिस करके मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन सा ओवरनाइट फंड बेटर लगता है। तो बस यही है कि काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में सबको आइडिया होनी चाहिए, ताकि इनकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बेटर बना सको। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर एनालिसिस कीजिए, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अवेयर करते रहते हैं। अगले 1 घंटे के लिए मैं कमेंट सेक्शन में रहूँगा, तो आपके जो भी सवाल है आप ज़रूर पूछिए, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्रेडिट सूज पर आने वाला है, जो कि फिलहाल क्राइसिस फेस कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आने वाले 2 से 3 दिन में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस है उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने उसे समझाया है कि एक 6-7 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी उसे आसानी से समझ पाए। उसे ज़रूर देखिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।